जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आज है 9 जुलाई। आज 9 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और उससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम आज की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र। जैसा कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है, राज्य में रोजगार के अवसर नए पैदा, रोजगार के अवसर सृजन करने व रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए। जैसा कि देखा जाए तो कोरोना वायरस के आने से देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोजगार के अवसरों में काफ़ी उथल पुथल हुई है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि महा से अर्थ महाराष्ट्र रोजगार पोर्टल है, जिसे शॉर्ट में महारोजगार पोर्टल भी कहा गया है। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई व यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते होंगे, ठाकरे साहब हैं, जो कि शिवसेना के हैं। इससे जुड़े और भी फैक्ट की चर्चा करें तो जैसा कि बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है, तो आपको यह भी याद रखना है, दीपांकर दत्ता। इसके अलावा महाराष्ट्र में संजय गांधी, गुगमल व नवेगांव नेशनल पार्क है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो संजय गांधी हो गया है, फिर आएगा गुगुमल, कौन सा? गुगुमल एवं नवेगांव। इसके अलावा शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राइड पीपुल नामक एक पुस्तक भी लिखी है और इसके लेखक कौन है? तो गिरीश कुमार। महाराष्ट्र के मुंबई में ही शिवाजी की सबसे बड़ी प्रतिमा का लगना प्रस्तावित किया गया है और यह लगने के बाद कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी मूर्ति भी होगी। इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो इतने सारे पॉइंट थे जो हमने महाराष्ट्र से कवर अप किए हैं। हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से किस एजुकेशनल बोर्ड ने पहली बार करीब 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? हाल ही में किस एजुकेशन बोर्ड ने करीब 30% सिलेबस को कम करने का फैसला लिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है CBSE। जैसा कि हाल ही में क्लास 9 से लेकर 12th तक के सिलेबस को कम करने का फैसला हाल ही में HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है, जबकि पहली से 8वीं तक के क्लास के मामले की बात करें तो यहाँ स्कूल को खुद ही अपना निर्णय लेना होगा कि वे इस बारे में क्या चाहते हैं। ऐसे में CBSE ने सिलेबस कम करने का फैसला सिर्फ कोविड-19 की वजह से ही लिया है। हम CBSE के चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है? तो आपको यह भी याद रखना है, मनोज आहूजा कौन है? CBSE के चेयरमैन कौन है? तो मनोज आहूजा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस देश में प्रवासी कोटा बिल का मसौदा पास हुआ है? हाल ही में किस देश में प्रवासी बिल का मसौदा पास हुआ है जिससे लगभग 8 लाख भारतीयों को वहां से वापसी का खतरा आ गया है? आपको यह बताना है कि किस देश ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से भारतीयों पर रोजगार का एक नया संकट भी आ गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुवैत। जैसा कि हाल ही में कुवैत में प्रस्तावित कानूनों के मुताबिक देश में भारतीयों की आबादी लगभग 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ऐसा वहाँ पर नियम है। कितनी? 15% से अधिक आबादी नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी वहाँ करीब 15 लाख भारतीय रह रहे हैं। 15 लाख भारतीय वहाँ रह रहे हैं और कुवैत की कुल आबादी कितनी है? 43 लाख। अब इसमें से आप समझ सकते हैं कि कितना % हो रहा है। तो इन कुवैतियों की संख्या 13 लाख है, जबकि प्रवासियों की संख्या 30 लाख है पूरे कुवैत में। तो गल्फ न्यूज़ की 6 जुलाई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने इस बिल के मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी है और कोरोना के चलते कुवैत में विदेशियों की संख्या भी कम करने को लेकर सांसद एवं वहां के सरकारी अधिकारियों के बीच भी चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा जून माह में कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल सबा ने प्रवासियों की संख्या 70% से घटाकर 30% का करने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे जुड़े और भी फैक्ट की बात करें तो कुवैत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह एक अरब कंट्री है और यहाँ की राजधानी कौन सी है? तो कुवैत सिटी है यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दीनार। वह यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख सबा अल खालिद अल सबा। इतना लंबा नाम है, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि कौन है। तो शेख सबा अल खालिद अल सबा। हाल ही में 100% गैस कनेक्शन घरों में प्रदान करने वाला कौन सा राज्य बन गया है पहले नंबर पर? आपको यह बताना है कि हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला
पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। जैसा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 100% गैस कनेक्शन या LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश, जहां पर हर घर में अब आपको LPG कनेक्शन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक योजना भी प्रारंभ की गई है कुछ समय पहले, जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार नेपाल ने तरक्की करके किस आय स्तर में अपना स्थान बनाया है? तो ऐसा हाल ही में कि वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल ने तरक्की करके किस आय स्तर अर्थात इनकम लेवल में अपना स्थान बनाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? निम्न मध्य अर्थात लोअर मिडिल। नेपाल अपने निम्न आय ग्रुप अर्थात गरीब में था, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वह निम्न मध्य अर्थात लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आ गया है। अब इसका पैमाना क्या होता है, तो हम इस बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसा कि विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों को 4 इनकम ग्रुप में बांटता है। अब वो कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है निम्न या लोअर, दूसरी होती है निम्न मध्य लोअर मिडिल, थर्ड होती है ऊपरी मध्य अपर मिडिल, और फोर्थ नंबर पर आती है उच्च आय या हाई इनकम वाले क्षेत्र। तो विश्व बैंक की ताजी रैंक के अनुसार किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय $1036 कितनी? $1036 सालाना से कम है तो वे सबसे निम्न स्तर या गरीब देशों की श्रेणी में आता है। और किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय अर्थात GNI को वर्तमान अमेरिकी डॉलर में बदला जाता है, इससे यह तय हो पाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार सालाना आय स्तर आधार पर नेपाल अब कौन से क्षेत्र में आ गया है? तो निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। और नेपाल ने 2 वर्ष पहले 22 मई 2018 को ऐलान किया था कि वह 10 वर्षों के अंदर एक निम्न मध्यम आय वाले देशों में आने का प्रयास करेगा, और वह सफल भी हो गया है। लेकिन समय से पहले ही देखा जाए तो नेपाल ने अपने इस लक्ष्य को हासिल भी किया है, जो कि काबिल तारीफ होता है। अब इसी रिपोर्ट में हम भारत की भी चर्चा करते हैं। तो भारत पहले भी निम्न मध्यम अर्थात लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में था, और ताज़ी रिपोर्ट में भी देखा जाए तो भारत आज भी इसी कैटेगरी में है, इसका और उद्धार नहीं हो पाया है। वहीं इससे जुड़ा एक प्रश्न और बनता है, यहीं से एक सवाल और कौन सा बन रहा है कि वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका अपर मिडिल क्लास ग्रुप इनकम से फिसलकर अब किस श्रेणी में आ गया है? देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका का स्थान है अब वह खिसक के नीचे आ गया है। तो कौन सा आया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है निम्न मध्य, क्योंकि इसका जो रैंक था अब वह ऊपर से नीचे की ओर डाउन लेवल पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेड अक्रॉस अमेरिका अर्थात RAAM वर्चुअल साइकिल रेस 2020 को किस भारतीय ऑफिसर ने हाल ही में पूरा किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेड अक्रॉस अमेरिका वर्चुअल साइकिल रेस 2020 हुई है, तो इसको पूरा करने वाले भारतीय आर्मी ऑफिसर कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। हाल ही में भरत पन्नू जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, इन्होंने साइकिलिंग सर्कल में RAAM को सबसे अधिक कठिन रेस में से एक माना जाता है। और कोरोना वायरस के कारण इस बार ये रेस वर्चुअल कराई गई थी, जिसमें दुनिया के साइकिल सवारों ने इंडोर ट्रेनर में प्रतिस्पर्धा की थी। और अमेरिका में होने वाली ये रेस, आपको यह भी याद रखना है कि यह रेस कहाँ होती है, तो यह अमेरिका में होती है। अमेरिका में होने वाली यह रेस कई जगहों पर होती है, जैसे कि रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, ठंडे इलाके, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं और अलग अलग स्थान होते हैं जहां पर यह आयोजित की जाती है। रेस अक्रॉस अमेरिका डैशबोर्ड के अनुसार 22 राइडर्स में से लेफ्टिनेंट कर्नल पन्नू चौथे पायदान पर रहे हैं। इस रेस के 3 दशक के इतिहास में उनसे पहले सिर्फ 3 ही साइकिलिस्ट इस रेस को पूरा कर पाए हैं। और इंडोर में लंबे समय तक साइकिल चलाने के अनुभव की कमी होना भी प्रतिभागियों के लिए मुश्किल भी रहा है। लेकिन कर्नल पन्नू ने 5 जुलाई की शाम को 12 दिन के बाद यह रेस को पूरा किया है, और इस दौरान बीच बीच में बहुत कम देर के लिए वे ब्रेक लेते रहे, और हर दिन देखा जाए तो उन्होंने मात्र 90 मिनट की ही नींद ली है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को अब किस सेवा क्षेत्र में भर्ती देने का निर्णय लिया है? दोस्तों, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर्स को किस सेवा क्षेत्र में भर्ती देने का या भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्धसैनिक बल। जैसा कि हाल ही में सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि ट्रांसजेंडर अब CRPF, BSF, SSB और CISF में लड़ाकू टुकड़ियों का नेतृत्व करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक रूप से अनुमति भी दे दी गई है। सालों से इस समाज ने असमानता की मार को झेल रहे इस कलंक को मिटाने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें अब यह सफल भी हो गए हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रैंकिंग से जुड़ा जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो यह हमारे देश में होने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें अवश्य पूछा ही जाता है। 34वां स्थान भारत को हासिल हुआ है। जैसा कि रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामक सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार आया है। भारत पहले 35 पर था और अब किस पर आ गया है? 34 पर। और वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JSL इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है। कौन करती है? आपको यह भी याद रखना है कि इसका सर्वेक्षण कौन करती है, तो JSL है जो इसका सर्वेक्षण करती है। कब? द्विवार्षिक सर्वेक्षण को। JSL के CEO एवं कंट्री हेड इंडिया के जो हैं उनका नाम क्या है? रमेश नायर। इन्होंने कहा है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक पारदर्शिता सूचकांक अर्थात ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में लगातार सुधार देखा है और देश के रियल एस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर आंशिक पारदर्शी श्रेणी में रखा भी गया है। इसके अलावा इस सूचकांक में कुल 99 देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। आपको यह भी याद रखना है। और इसमें टॉप पर या प्रथम स्थान पर कौन सा देश आया है? तो इसमें आया है टॉप पर ब्रिटेन। ठीक है। इसके बाद क्रमशः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा टॉप 5 में शामिल हैं। और हम भारत के पड़ोसी देशों की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। तो जैसा कि भारत का सबसे बड़ा अभी जिससे विवाद चल रहा है वह है चीन। इस रैंकिंग में चीन की स्थिति किस नंबर पर है? तो आपको याद रखना है 32वें पर, श्रीलंका 65वें पर, पाकिस्तान 73 पर है और शीर्ष 10 देशों में उच्च पारदर्शी 11 से 33 में पारदर्शी श्रेणी में रखा जाता है। इस सूचकांक को कैसे तैयार किया जाता है इस बारे में भी बात करते हैं। जैसा कि सूचकांक डेटा उपलब्धता और इसकी प्रामाणिकता और सटीकता सार्वजनिक एजेंसियों के साथ साथ रियल्टी क्षेत्र के हितधारक, लेन देन प्रक्रियाओं, नियामक और कानूनी माहौल सहित संबंधित लागत एवं विभिन्न कारकों पर मूल्यांकन करते हुए इसका आकलन किया जाता है। और केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख सुधारों के प्रयास और भारतीय अचल संपत्तियों में लगातार सुधार के प्रभाव ने वैश्विक निवेशकों को उत्साहित भी किया है। केंद्र सरकार का साल 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने का उद्देश्य नियामक और राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा रहा है। कब तक लक्ष्य रखा गया है सभी के लिए आवास का केंद्र सरकार ने? तो आपको याद रखना है 2022 तक। इसके साथ ही रियलिटी क्षेत्र में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे रेरा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो रेरा 2016, GST बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम जो कि संशोधन हुआ था 2016 में, एवं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, भूमि अभिलेख के डिजिटलकरण जैसे प्रमुख संरचनात्मक सुधारों ने अधिक पारदर्शिता लाई है। और यह कुछ साल पहले काफ़ी हद तक अनियमित क्षेत्र था, लेकिन अब इसकी स्थिति में भी सुधार देखा गया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। रीडिंग कॉम्पिटिटिव अ पार्टिटिनियर गाइड ऑफ इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है RC भार्गव। जैसा कि हाल ही में RC भार्गव जो कि मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और इन्होंने यह प्रमुख किताब बिजनेसमैन वाले अपने अनुभव पर लिखी है। इस बुक में इन्होंने इंडिया को कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल बनाने के लिए उपयोगी टिप्स भी दिए गए हैं। यह पुस्तक राजनीतिक व्यवस्था, सरकारों, न्यायपालिका और इंडस्ट्रियल नेताओं के साथ विश्वास निर्माण की आवश्यकता के बारे में बताती है। और इस पुस्तक को प्रकाशित करने वाला पब्लिकेशन कौन सा है? तो आपको यह भी याद रखना है हार्पर कॉलिंस इंडिया। जैसा कि आपको कल के करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन बताया गया था, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर था उर्जित पटेल। और इसको भी प्रकाशित करने वाला पब्लिकेशन कौन सा था? तो हार्पर कॉलिंग इंडिया ही था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में आर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति किसकी? हाल ही में आर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति यूलोफिया ऑप्टियूसा को कितने सालों के बाद देखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी, 118 साल। जैसा कि भारत में आर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम क्या है? यूलोफिया ऑप्टियूसा को लगभग 118 वर्षों के बाद देखा गया है। और यह उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर नेशनल पार्क, कौन सा याद रखना है आपको? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, जिसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, इसमें वन्य अधिकारियों एवं वन्य जीव एक्सपर्ट्स को निरीक्षण के दौरान इस वैज्ञानिक नाम वाले पुष्प को देखा गया है, जिसे ग्राउंड आर्किड के तौर पर भी जाना जाता है। इससे पहले यह सन 1902 में देखा गया था। तब यह कहाँ देखा गया था? पीलीभीत में देखा गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंग्लैंड में क्यू हर्बेरियम के दस्तावेजों में यह लिखा गया है कि इस प्रजाति को गंगा नदी के मैदानी इलाकों से वनस्पति वैज्ञानिक लाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोस्तों याद रखना है।
इसके लिए एक सर्वे भी किया जाएगा जिससे यह पता करने की भी कोशिश की जाएगी। और इस प्रजाति को खोजने वाली टीम के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने यह बताया है कि हमें यह फूल की प्रजाति 30 जून को देखने को मिली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में नेकर सम्मान योजना को प्रारंभ करने का फैसला लिया है। किस योजना की बात कर रहे हैं हम? नेकर सम्मान योजना की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। जैसा कि हाल ही में नेकर सम्मान योजना को कर्नाटक राज्य के बुनकर समुदाय के लिए प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। किस समुदाय के लिए बात की जा रही है? तो आपको याद रखना है कि बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना प्रारंभ की जा रही है। 4th अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना कब हुई है? तो 2019-20 में कर्नाटक राज्य में 54,789 54789 हथकरघा बुनकर रजिस्टर्ड हैं। इस योजना के तहत बुनकर को 2,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के तहत बुनकर को साल में सिर्फ एक बार ही यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और इस योजना पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? तो आपको याद रखना है 10.96 करोड़ रुपए इसमें सालाना रूप से खर्च करेगी। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा व यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला है। तो यह था आज 9 जुलाई 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आज के करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।